हे स्टूडेंट्स, मैं हूं वैशाली मेश्राम और मैं आपके लिए लाई हूं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस ऑफ स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन बैंक हमको प्रोवाइड की गई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ओर से और ये क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है ये हमको इंग्लिश सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि एग्ज़ाम्स कुछ ही दिनों पे है, तो वी शुड बी revising those questions from the question bank and so the question bank के solutions जो है वो हमको काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। So let's proceed और देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन बैंक में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है हमारे इंग्लिश के पेपर में वो होता है प्रोज सेक्शन के ऊपर बेस्ड। प्रोज सेक्शन यानी जो लेसन्स होते हैं सेक्शन 1 में उस पे बेस्ड होता है और वो सारे लेसन्स जो है जो भी रिड्यूस पोर्शन को छोड़ के 1.1 से लेके हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट 1.1 का लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब इस क्वेश्चन में यू कैन सी हियर रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन होता है ये हमारे क्वेश्चन पेपर में भी फर्स्ट क्वेश्चन होता है और 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसमें 6 एक्टिविटीज होते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले एक पैसेज दिया जाता है हमको और उस पैसेज के ऊपर ही बेस्ड होते हैं हमारे एक्टिविटीज जिसके आंसर्स हमको ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, जो कि अगर हम ठीक से रीड करें और पहले से रीड करके जाए ये टेक्स्ट बुक के लेसन्स तो हमारे लिए इसके आंसर्स ढूंढना बहुत इजी होता है। ये देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हो ये पैसेज दिया हुआ है और ये बेस्ड है फर्स्ट लेसन 1.1 जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। उस पे ये पैसेज दिया गया है और इस स्लाइड में हम देख सकते हैं ये पैसेज है और इसके बाद हमको एक्टिविटीज सॉल्व करनी पड़ेगी। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी सीइंग द एक्टिविटीज। Now here we can see different activities. देखो सबसे पहले है एक्टिविटी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आने वाली है और पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। इसमें हम लोगों को स्टेटमेंट्स लिखनी है और स्टेटमेंट्स के आंसर इसी तरीके से लिखने हैं। पहले स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा गया है, द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे। वो अपना जो बिजनेस करता था वो प्रोफेशनली करता था, जो कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। सेकेंड स्टेटमेंट है कि उसका अपीयरेंस कुछ असर नहीं करता था कस्टमर्स पे, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ो, नेक्स्ट उसके आंसर्स देखो और इसी तरीके से प्रेजेंट करो ताकि आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से हो। इस पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। 4 स्टेटमेंट्स पे ट्रू और फॉल्स यू हैव टू गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी 2, कंप्लीट द गिवन वेब। एक वेब डायग्राम दिया है, उसको किस तरीके से आंसर, मैंने जो इस स्लाइड में दिया है आपको आंसर्स के साथ दिया है, इसीलिए दिया है कि आपको ये आंसर्स किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं ये देखना है। देख लो आप ये वेब डायग्राम जो है यू हैव टू ड्रॉ द वेब डायग्राम, ना कि सिर्फ आप आंसर्स लिखोगे 1 2 3 4। सेंटर में जैसे दिया है एक्टिविटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से हमको ये वेब डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देख सकते हो ओपनिंग हिज बैग ही स्प्रेड आउट द प्रोफेशनल इक्विपमेंट पंक्चुअली एट मिड डे। उसने कैसे प्रेजेंट किया, क्या क्या उसको उसकी एक्टिविटीज थी एस्ट्रोलॉजर की, ये हम पैसेज से ढूंढ सकते हैं और एक एक करके हमको लिखना है। एनहांसेस हिज फिजिकल अपीयरेंस, अपना अपीयरेंस कैसे एनहांस करता है, तिलक लगा के माथे पे, ऐश लगा के, ये सब हमने लिखा है उसमें। नेक्स्ट इज वो ट्रांजैक्ट करता है बिजनेस दूसरों की रोशनी लेके, जैसे कि वो ग्राउंडनट सेलर जो था उसका जो लाइट था उसका लाइट यूज करके खुद वहाँ पे बिजनेस करता था, उसका खुद का लाइट नहीं यूज करता था वो। एंड बाय सेइंग, ऐसी चीजें बोलता था, सेइंग थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी, सबको खुश कर दे इस तरीके की चीजें या आश्चर्यचकित कर दे ऐसी चीजें बोल के। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमको पैसेज से मिल जाएंगे।
कमिंग टू द थर्ड एक्टिविटी में एक स्टेटमेंट दी है, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है कि द एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक श्रूड जज है कैरेक्टर का, मतलब वो लोगों के भावनाओं को अच्छी तरीके से जज करके उसी तरीके से खुद का प्रेजेंटेशन रखता था। यह हमको कैसे पता चलता है? इस तरीके से कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो लोगों को अच्छे तरीके से फिगर आउट करता था। वो अपना जो अपीयरेंस है उसका वो इस तरीके से प्रेजेंट करता था खुद को कि ऐश लगा के और तिलक लगा के कि भाई कोई इम्प्रेसिव पर्सनालिटी दिखे, वो जानकार दिखे, इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करता था। वो जो कलर्स जो माथे पे लगाता था वो ऐसे दिखते थे कि भाई लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और वो खुद का लाइट ना यूज करके दूसरों का लाइट यूज, यानी डिम रोशनी में करता था। और वो जो जिसके साइड में बैठता था, जानबूझ के वो बैठता था वो ग्राउंडनट सेलर के साइड में, ताकि उसको ऐसे लगे, उसको जो ग्राउंडनट सेलर के जो कस्टमर्स थे उनको वो अट्रैक्ट कर सके, उसके पास काफी भीड़ हुआ करती थी। तो इस तरीके से वो लोगों की मेंटालिटी को जज करके ये सब चीज़ों का एडवांटेज लेके वो अपने आप को अपना बिजनेस करता था। सो दैट इज़ वाई, इसके वजह से हम ये एक्सट्रैक्ट से चीज़ें लेके, सेंटेंसेस लेके हम लोग ये आंसर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि ये लोकेशन जो है उसका या अपीयरेंस जो है वो सारी जो लोगों को ध्यान में रख के वो करता था। सो वी कैन से दैट एस्ट्रोलॉजर वॉज अ shrewd जज ऑफ कैरेक्टर। Coming to activity 4, the question is related to personal response. Activity 4 का question है personal response। ये question है business से related, क्योंकि हमारा lesson है business से related। अब यहाँ पे हमको अपने views पूछे गए हैं business से connected, कि business को successfully हम लोग कैसे ले जा सकते हैं। हम लोगों को उसकी smallest details पता रहनी चाहिए business की, अगर हमको बिजनेस सक्सेसफुली करना है। तो इसमें इसके बारे में हमारे व्यूज क्या है? बिजनेस बिजनेस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। पहला स्टेटमेंट हम लोग कुछ ऐसे अट्रैक्टिव लिख सकते हैं जिसमें हमने लिखा है बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है। इन इट बिजनेस में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड एवरी intricate detail about their business in order to be successful businessman। अगर किसी को सक्सेसफुल बिजनेस बनना है तो उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, अपना बिजनेस उसने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके करना चाहिए। इमेजिन बीइंग अ सीईओ ऑफ अ स्मार्टफोन ब्रांड। अभी देखो हम लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर उसका हम लोग सीईओ बनते हैं, सीईओ यानी द हाईएस्ट पोस्ट होती है, तो अगर सीईओ बनते हैं उस कंपनी के, बट नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन हाउ योर मोबाइल इज डेवलप्ड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारा वो स्मार्टफोन जो है वो हम लोग किस तरीके से, अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो किस तरीके से डेवलप हुआ है हमारे इंटरव्यू के वक्त, तो कितना पुअर हमारा इमेज रहेगा, कितना गलत हमारा इमेज हो जाएगा। तो हमको एज अ बिजनेसमैन हमको सारे हमारे बिजनेस के डिटेल्स पता होने चाहिए। एवरी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर शुड रिमेंबर दैट द डेविल इज इन द डिटेल्स। डेविल इज इन द, देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स वगैरह लिख के उस आंसर को अच्छा बनाया है कि भाई डेविल किस चीज में होता है, यानी बैड बैड थिंग इज ऑलवेज इन हैविंग डिटेल्स। अगर हमको डिटेल्स सारे पता रहेंगे तो ही हम लोग हमारा बिजनेस ठीक तरीके से करेंगे। सो दिस इज हाउ हम लोगों को कुछ लिमिटेड वर्ड्स में, कम से कम 4 से 5 लाइंस में हम लोगों को ये आंसर लिखना है और प्रेजेंट बहुत अच्छे लैंग्वेज में करना है, so that we can get good marks. Now coming to activity 5. See what is the activity? It is do as directed. We have to solve this question. What is it? It is a remarkable place in many ways. Choose the correct alternative and to rewrite the given statement as an exclamatory sentence. देखो हमको ये जो स्टेटमेंट दिया है, गिवन स्टेटमेंट, हमको ये डायरेक्शंस ठीक तरीके से पढ़ने हैं
और इसके हिसाब से देखो हमको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं, उस ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके लिखना है। अब क्वेश्चन जिस हिसाब से है उसी हिसाब से पढ़ के हम लोग सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब स्टेटमेंट जो होते हैं लगभग सभी हमको एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो हमको पूछा है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या होगा। क्या है स्टेटमेंट? इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। वो जो प्लेस थी वो रिमार्केबल प्लेस थी। इट वॉज, हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट का आंसर लिखा है व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज। देखो सभी कुछ आना चाहिए। व्हाट अ रिमार्केबल, अब एक्सक्लेमेशन बनाना है तो हम लोगों ने वर्ड यूज किया है व्हाट। व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस, वी हैव सीन दैट व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस, और जब वॉज है तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। मैनी वेज भी आना चाहिए। इन मैनी वेज इट वॉज को हम लोग सबसे लास्ट में, जो बिगिनिंग में है उसको लास्ट में लेके we it is necessary we have to give exclamation mark. So this is how we are selecting this statement, what a remarkable place, what a remarkable place in many ways it was. In the same way next वाला देखते हैं हम लोग। He spread out his professional equipment which consisted of a dozen cowries. उसने अपना प्रोफेशनल इक्विपमेंट सब कुछ स्प्रेड किया जिसमें एक डजन कौरीज भी थी। पूरा स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्वेश्चन है चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू री राइट द गिवन सेंटेंस एज अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड यानी जिसमें हम लोगों को एडिशन, हम लोगों को कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड वर्ड यूज होता है, बट यूज होता है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें सेंटेंस कंपाउंड बन जाए, जिसमें दो सेंटेंसेस को एक साथ किया जाता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। विद द वर्ड, विद द कंजंक्शन सच एज एंड, बट एंड लाइकवाइज। तो देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट है ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड, विच को हम लोगों ने ड्रॉप कर देना चाहिए और फिर हम लोगों को उसमें वर्ड सच एज एंड बट करना चाहिए। बट एंड तभी ऐड करेंगे जब दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसे और दोनों को ऐड करना है हमको। देखो हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा है ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, यहाँ तक के स्टेटमेंट वैसे का वैसे है। फिर विच वर्ड विल बी ड्रॉप्ड आउट एंड वी विल राइट एंड, और उसके बाद वैसे का वैसे स्टेटमेंट आगे लिखेंगे कंसिस्टेड of a dozen cowries, we will write that consisted of a dozen cowries। ये पूरा स्टेटमेंट हम लोगों ने विच को कट करके उसके जगह कंजंक्शन वर्ड डाला है एंड, और पूरा स्टेटमेंट वैसे का वैसे लिख दिया है। सो दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड यू हैव टू री राइट, मीन्स आपको पूरा स्टेटमेंट वापस से री राइट करके लिखना है, वहां से ढूंढना है कौन सा एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, एंड वी हैव टू री राइट इट अगेन। Let us see the next activity, activity 6। यहाँ पे हमको find the synonym for the following words from the passage। word दिया है हमको, उसका synonym यानी same meaning वाला word passage से ढूंढ के लिखना है। तो पहला word है confusing। हम लोग बिफोर हैंड अगर टेक्स्ट बुक रीड करके जाते हैं, टेक्स्ट बुक में से प्रोज लेसन्स रीड करके जाते हैं, तो हमको ये वर्ड्स के मीनिंग हम देखेंगे कि वहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। तो जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ये क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला वर्ड है कंफ्यूजिंग, जिसका मीनिंग है बी वाइल्डरिंग। हैंगिंग अराउंड डैलीड, हमको डैलीड का वर्ड ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ऑब्सक्योर, इसका भी मीनिंग हमको दिया हुआ है इन आवर टेक्स्ट बुक। सो इफ वी रीड, हम लोग पहले से अगर टेक्स्ट बुक रीड करके जाते हैं तो हमको ये क्वेश्चन के को अटेम्प्ट करने को बहुत ही इजी हो जाएगा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वाला है, उसका मीनिंग है ऑब्सक्योर। मैजिकल इफेक्ट, इसका मीनिंग है एन्चांटमेंट। सो दिस इज हाउ हम लोग ये वर्ड्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं और हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि 2 मार्क्स का है। तो इसके साथ हमारी ये फर्स्ट एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सेकेंड लेसन 1.2 का
एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आए हैं। ये भी सेम उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन है, लेसन है 1.2 ऑन सेइंग प्लीज, उस पे बेस्ड है। रीड करना है हमको एक्सट्रैक्ट या पैसेज और उसके हिसाब से आंसर्स, एक्टिविटी बेस्ड पे आंसर्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये पैसेज दिया है, ये आप ठीक से पढ़ना है आपको, या बिफोर हैंड घर से ही आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे भी फिर से पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये है 12 मार्क्स का और 2 मार्क्स की एक्टिविटीज है। पहला एक्टिविटी है रीड द स्टेटमेंट्स एंड पिक आउट द स्टेटमेंट्स व्हिच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर। इसका मतलब है कि हमको ये स्टेटमेंट्स रीड करने हैं और ये स्टेटमेंट्स जो है इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट्स सही है जो कि राइटर का इंटेंशन बताते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट है there is an importance on the good manners and civility, and also the wound is on one's self-respect is more painful than physical wound. So these two statements are exact as per the writer's intention. ये दोनों राइटर के इंटेंशन को बताते हैं, बाकी दो नहीं बताते। तो ये चारों में से ये दो जो स्टेटमेंट्स है ये हमने यहाँ पे आपको इसी तरीके से आंसर लिख के आपको उसके आंसर दोनों स्टेटमेंट्स वहीं पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ एग्जाम्पल्स दिखाओ जो एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप बताओ यहाँ से पैसेज से ढूंढ के जो पनिश नहीं कर सकते, उस वो बिहेवियर को लेके पनिशमेंट नहीं होगी लॉ में। तो जैसे कि हमने दिया है कि अगर हम लोग इल मैनर्ड रहे तो कानून ऐसा कोई नहीं है, लॉ ऐसा कोई नहीं है कि उसको पनिश किया जाए। या इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू हाउस, कोई बर्गलर चोर जो है वो अगर घर तोड़ के उसको कोई मारते हैं या गेट नॉक डाउन, तो इसके लिए भी कोई पनिशमेंट नहीं है वो, क्योंकि उसने घर में घुसने की कोशिश की थी। सो दिस इज हाउ ये हम लोग चारों स्टेटमेंट्स इसी में से लिख के निकालते हैं, ढूंढ के निकालते हैं और फिर लिख देते हैं। तो यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। एनी 4 है, चारों लिखने हैं हमको। एक्टिविटी 3 जो है इसमें द पैसेंजर डैमेज द लिफ्टमैन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद सम फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब ये जो स्टेटमेंट रहता है इसके ये एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड रहता है और हमको कितना एक्सट्रैक्ट समझ में आया है ये हमको इस आंसर से पता चलता है। तो हमको ये लिखना है कि पैसेंजर का जो पैसेंजर ने लिफ्टमैन का सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया था, ये हम कैसे एक्सट्रैक्ट के बेस पे बता सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये आंसर कैसे लिखना है। द पैसेंजर एंटरिंग द लिफ्ट, जो पैसेंजर लिफ्ट में एंटर किया था उसने सिर्फ टॉप बोला, तो लिफ्टमैन ने उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम टॉप प्लीज बोलो, टॉप के साथ प्लीज वर्ड ऐड करो। एंड दिस रिस्पेक्ट बीइंग रिफ्यूज, जब ये रिस्पेक्ट नहीं दिया लिफ्टमैन को तो ही not only declined to comply with the instructions but hurdled the passenger out of the lift. ये लिफ्टमैन ने क्या किया, उसको सीधा उठा के बाहर फेंक दिया। और फिर हर्लिंग द पैसेंजर, जैसे पैसेंजर को उठा के फेंक देना, हर्लिंग उसका वर्ड है, द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट क्लियरली शोज दैट द लिफ्टमैन सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज हर्ट। इसकी वजह से ऐसे पता चलता है कि लिफ्टमैन का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो चुका था। तो ही फेल दैट द पीपल शुड शो हिम रिस्पेक्ट, उसे ऐसे लगता है कि उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड द पैसेंजर जो था रिफ्रेन यानी डिड नॉट ओबे व्हाट ही सेड ऑन सेइंग प्लीज, सो दैट इज हाउ ही वाज डिस्ट्रॉयड, उसको हर्ट हो गई ये सारी चीजें। इस तरीके से हमने 4 से 5 लाइन में पैसेंजर के माइंड में जो चल रहा था या पैसेंजर का जो भी इंसिडेंट्स था एक्सट्रैक्ट में वो पूरा लिखा है। आपको भी इसी तरीके से आपका आंसर एक्सट्रैक्ट के सपोर्ट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड व्हाट इफ डिसकर्टसी इज अ लीगल ऑफेंस, राइट योर रिस्पॉन्स
in about 30 to 30 words. So अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है कि डिसकर्टसी यानी अगर हम किसी के लिए कर्टियस नहीं रहेंगे, अगर डिसकर्टसी बताते हैं तो ये लीगली यानी कानूनी तौर से ऑफेंस कैसे होता है। तो देखते हैं हम लोग, ये 4 से 5 to 6 लाइन्स में लिखना है हमको। डिसकर्टसी इम्प्लाइज बीइंग रूड और एक्टिंग इन एन इम्पोलाइट मैनर, ये रूडनेस का तरीका है डिसकर्टसी यानी, और ये impolite मैनर दिखाता है हमारा। नाउ there can be various reasons why the person prefers to be discourteous at a given point of time. reason काफी हो सकते हैं कि वो person उस वक्त discourteous क्यों था। if it is made legal offense, अगर उसको legal offense बनाया जाएगा, anyone would demand courteous behavior for each other, और ये काफी हर चीजों में इन्वॉल्व होते रहेगा कि ये डिसकर्टियस था या डिसकर्टियस है, और सब लीगल एक्शन के लिए डिमांड करेंगे। सो लॉयर्स विल बी पुलिंग देयर हेयर ड्यू टू राइजिंग केसेस, इतने केसेस हो जाएंगे कि लॉयर्स को काम करने से फुर्सत नहीं मिलेगी। पुलिस स्टेशन विल बी ब्रीमिंग विद कंप्लेंट्स, पुलिस स्टेशन में इतनी सारी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह पे लोग जैसे कर्टियस रहते वैसे डिसकर्टियस भी रहते, इसीलिए डिसकर्टसी के अगर अफेंस बना दिया जाए लीगल अफेंस तो काफ़ी हर जगह पे काफ़ी माहौल जो रहेगा वो डिस्टर्ब रहेगा। सो दैट इज़ वाई डिसकर्टसी लीगल अफेंस शायद नहीं बना सकते, ऐसा हमारा ओपिनियन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे को हमको पता है क्वेश्चन नंबर 5 इज डू एज डायरेक्टेड, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। अभी फर्स्ट देखो, पिछले इसके हिसाब से यहाँ पे अनलेस ऑल्टरनेटिव यूज द वर्ड अनलेस और लिखो। क्वेश्चन है इफ आई एम फिजिकली असल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। अब हम लोगों को अनलेस लिखना है, अनलेस हमेशा सबसे पहले आता है। अनलेस आई एम, इफ को कट करके हम लोगों को सीधे सीधे अनलेस लिखना है। इफ आई एम फिजिकली असल्टेड कॉमा इट विल के बाद नेगेटिव बनाना है हमको, उसको सीधे नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा ये टॉपिक्स के ऊपर अनलेस एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स कैसे करने हैं इस पे थोड़ी ग्रामर की स्टडी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विल लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट violent retaliation. Choose correct alternative to use model auxiliary showing obligation. Model auxiliary words है जो obligation यानी compulsion लाते हैं, ऐसे word है must। तो ये must use word use करके हमको statement में उसका use करना है। तो the law will protect me against violent retaliation, इसका आंसर दिया है द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट। विल के जगह पे हम लोग लिखेंगे मस्ट, और फिर बाकी स्टेटमेंट वैसे ही लिखेंगे द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। देखो मैंने ये तुम्हें बताया है पिछले ही क्वेश्चन में दैट ये हमको मीनिंग्स पढ़ के जाने हैं लेसन के, सो दैट हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से हो जाए हमारे ये क्वेश्चन। लैक ऑफ कर्टसी, डिसकर्टसी, लैक ऑफ कर्टसी, हमको वर्ड ढूंढना था डिसकर्टसी। वर्ड दिए हैं हमको, लैक ऑफ कर्टसी का मतलब क्या होता है, तो ये जो पैसेज में वर्ड आया है डिसकर्टसी, दैट वी आर गोइंग टू राइट इट। फाइट विद द फिस्ट, to box, that is known as fight with fist, boxing करना, to box। uncultured, boorish, uncultured का मीनिंग है boorish, जो वर्ड यूज हुआ है हमारे पैसेज में। नेक्स्ट इज एन अटैकर, assailant, that is attacker। so these are the words of the same meaning which are there in the passage। ये इस तरीके से हमको ये एक्टिविटी अटेम्प्ट करनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टू एक्सट्रैक्ट 3 क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो, सेम एज 1 and 2।
हम लोगों को यहाँ पे एक्टिविटीज देखनी है। अब एक्टिविटीज में फर्क होते जाता है। अब यहाँ पे ये हमको पैसेज रीड करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसमें से, उसके बाद हमको ये एक्टिविटी देखनी है। एक्टिविटी 1 है सोपीज अटेम्प्ट्स टू गेट इनटू Winter Island. Winter Island, the meaning of it is he wanted to go to jail. So उसने क्या क्या किया सोपी ने, उसको जेल जाना था, तो उसने पहले बार क्या किया, सेकेंड टाइम क्या किया। एक्सट्रैक्ट रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका, सोपी ट्राइड टू एंटर द लग्जूरियस कैफे he thought he would consume a hearty meal and refused to pay the bill. उसने क्या सोचा कि मैं अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा ही विल हैव अ हार्टी मील, यानी अच्छा सा खाना खाऊंगा और रिफ्यूज करूंगा बिल पे करने के लिए, जिसके वजह से मुझे कैफे ओनर जो है वो पुलिस के पास दे देगा। ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट है उसका कि ही स्मैश्ड द ग्लास विंडो एट एन अट्रैक्टिव शॉप विद अ स्टोन एंड रिमेन्ड ऑन द स्पॉट टू गेट अरेस्टेड। सेकेंड अटेम्प्ट उसका था कि उसने एक स्टोन से एक शॉप की विंडो तोड़ी, और जिसकी वजह से उसे, और वहीं पे खड़ा रहा वो, उसको ऐसे लगा कि ये करने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये थे उसके दो अटेम्प्ट्स जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि सोपीज अटेम्प्ट्स टू गेट इनटू विंटर आइलैंड। हमको ये विंटर आइलैंड का मीनिंग अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ के जाएंगे तो हमको पता चलेगा, इट मीन्स अ जेल, ही वांटेड टू गो टू जेल। तो इस तरीके से वी हैव टू राइट, बॉक्स बना के ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया गया है। Activity 2, complete the given statement in 30 words. Sophie couldn't enter the restaurant because, हमको एक अधूरा स्टेटमेंट दिया है और उसको हमको कंप्लीट करना है। वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स की। तो हम लोग ये प्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिया है। एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके आगे उसका रीजन लिखेंगे और रीजन को अंडरलाइन करेंगे। बिकॉज के आगे लिखेंगे ऑल्दो ही वॉज शेवन हिज कोट वॉज ट्रिम एंड wore a neat black bow, his shoes were decadent and trousers were tattered. उसका जो प्रेजेंट, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका था उसमें उसने कोट अच्छे से पहना हुआ था और उसके जो उसने शेव करके रखा हुआ था, नीट ब्लैक बो पहना हुआ था, लेकिन उसके शूज जो थे वो काफी खराब थे और उसके ट्राउजर्स जो थे वो फटे हुए थे। जो हेड वेटर था उसने ये नोटिस किया और उसने, वो लग्जूरियस कैफे का जो वेटर था, उसने नोटिस करके इसको बाहर निकाल दिया। सो ये रीजन है फर्स्ट, ये रीजन है एक्टिविटी सेकेंड का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्टिविटी 3 पे। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट upward. Here the lowest button of his vest upward, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये सबसे नीचे वाली बटन से लेके सोपी जो था वो टोटली कॉन्फिडेंट था क्योंकि ऊपर के साइड में वो क्लीन शेवन था, उसका उसने ठीक से टाई पहनी हुई थी, बो टाई, और उसका वेस्ट भी काफी अच्छा था, लेकिन उसके जो ट्राउजर्स थे वो टैटर्ड थे यानी फटे हुए थे, और मोर ऑफ उसके जो शूज थे वो भी काफी शैबी लुक दे रहे थे। इसीलिए उसको अपर जो भी उसका बॉडी है उसके ऊपर उसको टोटल, उसका जो ड्रेसअप है उस पर उसका टोटल कॉन्फिडेंस था, तो उसको लगा कि उसके शूज और ट्राउजर्स को नोटिस नहीं करेगा। सोफी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वेस्ट एंड फेल्ट दैट द पीपल विल नोटिस ओनली द कोट वंस ही सिट्स, वो बैठने के बाद सिर्फ उसका कोट नोटिस किया जाएगा। सो यहाँ पे इसका मतलब यही होता है कि सो हियर द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड रेफर्स टू द अपर पार्ट ऑफ हिज अटायर, यानी जो भी उसका अपर पार्ट ऑफ ड्रेसिंग था, उसका जो कोट था, उस पे ही लोगों का ध्यान रहेगा एक बार वो बैठ जाएगा। दैट इज द मीनिंग। एक्टिविटी 4, इसमें हमको पर्सनल रिस्पॉन्स देना पड़ता है। इफ अ पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, हाउ यू विल रिएक्ट इन सच अ सिचुएशन। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, जैसे कि इस लेसन में सोपी शॉप को एक पत्थर मार के तोड़ता है, तो वैसे अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा? आप जानते हो कि एक्टिविटी 4 पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है हमको, 3 to 4 लाइन्स में ही कंप्लीट करना है।
तो हमने यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, वैंडलिज्म इज अ सोशल एक्ट, यानी जो भी एंटी सोसाइटी का बिहेवियर करेगा, यानी जो भी एकदम रफ बिहेवियर करेगा, जो डिस्ट्रॉय करेगा प्रॉपर्टी को, उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उसको सोसाइटी से ही अलग कर देना चाहिए। डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज एन ऑब्नॉक्शियस एक्ट, यानी ये गलत एक्ट होता है। If a person tries to damage public property, it will make him realize that he is hurting his own reputation in the society. ये खुद की इमेज खराब कर रहा है अगर कोई पर्सन इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। सो पर्सन इस तरीके से अगर कोई पर्सन इस बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता सिविक सोसाइटी में। ऐसे टाइप के पर्सन को समझा के बताना चाहिए कि भाई तुम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, और इन केस ये दे वांट टू पुट दिस व्यू पॉइंट टू द गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं तो उनको प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली करना चाहिए, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके, बिकॉज ये लोगों के बेनिफिट के लिए होता है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5, डू एज डायरेक्टेड। सेंटेंस दिया है और नीचे उसका डायरेक्शन दिया होगा कि हमको वो सेंटेंस को क्या करना है। अब एक 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। हम लोग जो एग्जैक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। पुलिसमैन ने सोपी को क्लू की तरह भी नहीं यूज करने की कोशिश की। इस स्टेटमेंट को हमको ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव स्टेटमेंट में। हम जानते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट जो होता है उसमें नॉट, डिडंट, ऐसे टाइप के नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, नॉट वाले। सो चारों ही स्टेटमेंट्स में नॉट है, लेकिन हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट कौन सा होता है। द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट, मतलब ये हम लोगों ने डिडंट एक्सेप्ट किया है क्योंकि हम लोगों को वो पास्ट में दिखाना है। तो डिडंट एक्सेप्ट इवन सोपी इवन एज अ क्लू। सेंटेंस में था कि टू एक्सेप्ट, तो हम लोगों ने टू ड्रॉप कर दिया है, डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। एंड बाकी स्टेटमेंट्स में एक्सेप्ट का पास्ट हो गया है, तो हम लोगों को उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग यही स्टेटमेंट लिखेंगे, डिडंट, इधर पास्ट करेंगे हम लोग डिड को। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2, डोंट डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट। अब ये क्वेश्चन है, इसको इनडायरेक्ट सेट सोपी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अगले स्लाइड में हम लोग इसके ऑप्शंस और उसका आंसर देखेंगे। कन्वर्टिंग द स्टेटमेंट इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच, वी कैन से दैट सोपी, हम लोग देखेंगे कि सोपी आस्क्ड, ऐसे हम लोग लिखेंगे सोपी सेट के जगह पे। इफ ये हम लोग क्वेश्चन में डालते हैं, क्वेश्चन रहा अगर डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग इफ डालते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद दैट। अगेन द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट वैसे ही लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी 5 का ग्रामर पार्ट कंप्लीट करते हैं। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद कॉलम बी। यहाँ पे दोनों कॉलम्स में अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, हमको मैच करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमको उसका मीनिंग लिखना पड़ता है, और ये हमको, जैसे मैंने बताया, हम लोगों को जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें ऑलरेडी मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं, वी कैन रेफर टू दैट। फर्स्ट वन इज स्ट्रोल। स्ट्रोल यानी क्या, वी हैव टू राइट, देखो हमको ये प्रेजेंट किस तरीके से करना है, मैच द कॉलम, ये आपको बताया गया है। यहाँ पे सेम बॉक्सेस निकालने हैं, ए, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको आंसर में देखना पड़ेगा कि कॉलम ए कॉलम बी उसी तरीके से लिखना है। कॉलम ए में 1 2 3 4 वी हैव टू राइट इट इन द सेम वे। ओनली थिंग इज व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर, आंसर के वक्त हम लोग जब लिखते हैं हमारे आंसर पेपर में, तो आप उसका जो करेक्ट आंसर है 1 का, वो जो है बी, तो हम लोग उसके आगे कॉलम बी में बी लिखेंगे और वॉक इन अ लेजरली वे, इस तरीके से हम लोग उसका आंसर प्रेजेंट करेंगे। डोंट राइट ओनली कॉलम बी, ए बी सी डी ऐसे लिख के फिर आंसर्स लिख दो, ऐसे मत करो। ये पूरा इस तरीके से मैच द कॉलम हमको लिखना है। सेकेंड इज डिकेडेंट। डिकेडेंट मीन्स ओल्ड एंड वर्न आउट। इसका ऑप्शन देखो सी था और हमने आंसर में सी ही लिखा है। यू हैव टू प्रेजेंट मैच द कॉलम इन दिस वे इटसेल्फ, हम लोगों को इसी तरीके से प्रेजेंट करना है।
लिम्बो, मीनिंग ऑफ लिम्बो क्या होता है? लिम्बो मीन्स बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल। ये जो जगह है जो हेवन और हेल के बीच में है, ऐसे जगह को लिम्बो बोला जाता है। आंसर में लेसन में दिया हुआ है हमको। नेक्स्ट इज कोवेटेड। कोवेटेड मीन्स व्हाट? अभी देखो 5 ऑप्शंस दिए, लेकिन जरूरी नहीं है हम लोग सारे ऑप्शंस यूज करेंगे। एग्जैक्टली कौन सा लिखना है? ग्रेटली डिजायर्ड, दैट इज कोवेटेड। सो इस तरीके से हम लोग रिमेनिंग हम लोग नीचे लिख देंगे, या नहीं लिखा तो भी चलता है। सो इस तरीके से हमको मैच द कॉलम प्रेजेंट करना है। डोंट जस्ट राइट द आंसर्स ABCD एंड लीव इट। यू राइट, यू मेक मैच द कॉलम, इसी तरीके से करो और उसको प्रेजेंट करो। Now we have come to the fourth passage, that is fourth one. Read the extract and complete the activities given below. ये है बिग डाटा बिग इनसाइट्स का पैसेज कुछ इस तरीके से रहेगा और हमको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक्टिविटी 1 है अरेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर टू समराइज द एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर अकरेंसेस। हम क्या मतलब है इसका? कि हमको सेंटेंसेस, देखो हम लोग एक्टिविटीज हर पैसेज में अलग अलग आ रही है। फर्स्ट एक्टिविटी कहीं पे ट्रू और फॉल्स है, तो यहाँ पे सेंटेंसेस को अरेंज करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कैसे अरेंज करते हैं, जिसकी नंबरिंग भी चेंज कर देते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। यू कैन सी दैट 1 2 3 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमको उसको सही तरीके से कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा फिर कौन सा आएगा एज पर द एक्सट्रैक्ट, ये हमको सोच के लिखना है, देख के लिखना है। तो पहला वाला आएगा सेकेंड स्टेटमेंट, जिसका है एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी इज स्टोर्ड इन बिग डाटा। नाउ यू आर गोइंग टू राइट, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट? सी लाइक दिस। सेकेंड लिखना है, नंबर उसका वही देना है और पहले नंबर पे लिखना है एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी इज स्टोर्ड इन बिग डाटा। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट को हम सेकंड के नीचे लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट लिख दिया हमने सेकंड वाला, फिर हम लिखेंगे थर्ड स्टेटमेंट सेकंड के जगह पे, जो कि है बिग डाटा इज कॉम्प्रिहेंसिबल ड्यू टू बिग डाटा एनालिटिक्स। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट। देन फोर्थ वन इज द थर्ड स्टेटमेंट, तो उसका नंबर 4 ही रखो और उसको थर्ड के सीक्वेंस में लिखो। फिर लास्ट में आएगा फर्स्ट वाला, जो कि है बिग डाटा इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सर्विसेज। इन दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ समराइजिंग ऑफ राइटिंग द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ये सेंटेंसेस करेक्ट ऑर्डर लिखते समय ध्यान रखना है, हमको नंबरिंग वो ही देनी है जो वो सेंटेंस के सामने है, लेकिन लिखते वक्त हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। सो राइट इट इन दिस वे टू गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर। एक्टिविटी टू में बिग डाटा एनालिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल। बिग डाटा एनालिटिक्स ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इनसाइट्स प्रोवाइड, इनसाइट्स यानी जो भी हमारे डिटेल्स है ये प्रोवाइडेड बाय द बिग डाटा एनालिटिक्स। ये हमको हेल्प करते हैं, काफ़ी बिजनेस हाउसेस को हेल्प करते हैं और इसके वजह से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। हम लोग उस डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं और टेक्निक्स, एनालिटिक टेक्निक्स के वजह से, और हम लोग उसके वजह से काफ़ी लोगों की नीड्स जो है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोगों की नीड्स को पहचान सकते हैं। उस तरीके से वो लोग अपने मार्केट ट्रेंड्स को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन जो है बिग डाटा का, ये काफ़ी हेल्पफुल है बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए, और इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है बिजनेस फील्ड में। तो ये हो गया आंसर एक्टिविटी 2 का। एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया है कि बिग डाटा इज अ ग्रेट चैलेंज इन प्रेजेंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। हमको एक्सप्लेन करना है ये स्टेटमेंट को कि ये कैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिग डाटा। बिग डाटा में क्या होता है, काफ़ी सारी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मेगाबाइट्स, पीटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, ये सारे इतने सारे कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल होते हैं ये रिकॉर्ड्स। और इसके वजह से क्या होता है, ये
रिकॉर्ड्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी तकलीफ जाती है। सच ह्यूज डाटा इसको प्रोसेस करने में ग्रेट चैलेंज होता है, और इसके वजह से हम लोग जो है ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी एक चैलेंज माना गया है बिग डाटा को प्रोसेस करना। नेक्स्ट एक्टिविटी है वी टेंड टू रेफर टू सर्टेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिफोर ऑर्डर, गिव रीजन फॉर सच कंडक्ट। हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं फीचर्स पे। अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हैं तो इसका रीज़न क्या है ऐसे हम लोग करने का, तो हमको उसके सारे डिटेल्स होने चाहिए। इसलिए हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं वो प्रोडक्ट को लेके, और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को उस प्रोडक्ट के सर्टन फीचर्स पता चलते हैं, और वो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं क्या ये भी पता चलता है हमको। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं अलग अलग वेबसाइट्स में। ये रीज़न होता है, हमको डिटेल्स पता करनी रहती है उस प्रोडक्ट की। सो दिस इज द रीज़न, यू कैन राइट इट, you can see there how we have to present the answer in which statements and write it. Next is activity 5, do as directed. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है तो हम लोग उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं जो कि ट्रांजिट में है, मतलब जो गुड्स हम तक पहुंचने वाले जो प्रोडक्ट्स, वो ट्रांजिट मतलब प्रोसेस में है आने के। तो इसको हमको लिखना है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू यूज आफ्टर प्लस आईएनजी। देखो हमको ऑप्शंस ऑलरेडी दिए, हमको सिर्फ पता रहना चाहिए कि किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। अभी देखो यहाँ पे दिया आफ्टर प्लस आईएनजी कहाँ पे लगेगा, आईएनजी एग्जैक्टली उस वर्ड के जो भी एक्शन हो रहा है उस स्टेटमेंट में उसके पीछे उसके साथ में लगेगा। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है ऑर्डर्ड, तो इसीलिए ऑर्डर्ड का हो जाएगा ऑर्डरिंग, और आफ्टर सबसे पहले ही आता है। तो वी विल राइट द स्टेटमेंट आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन। इफ यू हैव ऑर्डर्ड की जगह पे आएगा आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन, यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स, ऑफ योर के जगह पे द गुड्स आ जाएगा। एंड वी विल राइट, बिकॉज हमने यू पहले ही ड्रॉप कर दिया है तो इसीलिए योर नहीं लिखेंगे हम लोग, लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। So this is how you are going to attempt the questions up to activity 5. Activity 5 का second statement है big data analytics is a complex process. Choose the correct alternative to give the sentence a negative sentence. हम लोगों को नेगेटिव बनाना है उस स्टेटमेंट को। हम जानते हैं कि उसमें नॉट लगाया जाता है, तो देखते हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे। बिग डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस, इसको नेगेटिव करेंगे तो बिग डाटा एनालिटिक्स इज नॉट एन इजी प्रोसेस, वी कैन राइट इट like that, is not an easy, is a complex का opposite है easy, so is not an easy process, उसका opposite find out करेंगे और लिखेंगे is not an easy process। ठीक है। next is activity 6, pick out antonyms of the following words from the passage। अब इस जगह पे हमको अभी तक के synonyms दिए गए थे, अब हमको antonyms का क्वेश्चन आया है। एंटोनिम्स भी हमको तभी पता चलेंगे अगर हमको उस वर्ड का मीनिंग पता है। तो ये मीनिंग हमको, as I said, it will be available in the textbook, you read it beforehand and you can attempt this answer very quickly। understandable इसका opposite है that you are unable to understand, जिसका opposite meaning होगा incomprehensible, उसका synonym होगा incomprehensible। hide, hide means छुपाना, हाइड का ऑपोजिट होगा नॉट टू हाइड, वी कैन से इट नॉट टू हाइड मीन्स अनकवर। इस तरीके से हमको उसको रिलेट करके लिखना होगा। अवेलेबल, अनअवेलेबल, ये तो एज इट इज दिया हुआ है। सिमिलर, डिफरेंट, एंड ऑल दीज एंटोनिम वर्ड्स जो है जो हम लिखने वाले हैं वो एक्सट्रैक्ट में से ही एग्जैक्ट होने चाहिए, अपने आप नहीं लिखोगे। इनटू द वाइल्ड इस प्रोज लेसन का ये पैसेज है, फिफ्थ पैसेज। यहाँ पे पैसेज दिया गया है और इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस है नेक्स्ट स्लाइड में,
तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट द राइटर्स एक्टिविटीज। ये फ्लो चार्ट इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है, यहाँ पे सिर्फ आंसर दिया है और आंसर में हम लोगों को जो ब्लैंक्स थे क्वेश्चन में दिए गए उसको फिल करने थे। तो आप लोग भी इसी तरीके से पेन से ड्रॉ करोगे और फिर उसमें आंसर्स फिल करोगे। देखो पहला वाला है द राइटर कंप्लीटेड हिज टास्क सेटिस्फैक्टरीली, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमको उसके बाद क्या होता है ये हमको लिखना है। तो ही सेट आउट फॉर पिटेसरी विलेज एंड वॉक्ड कॉशियसली अमंग द वुड्स, इस तरीके से हमको वो फिल करके उसी में लिखना है। नेक्स्ट फिर से दिया गया है और लास्ट वाला हम लिखेंगे ही गेज द लीडर लंगूस टारगेट साइट एंड scanned the visually and confirmed scanned it visually and confirmed the presence of a leopard nearby. So in this way इसी तरीके से आपको फिल करके इसी तरीके से आपको ड्रॉ करके फ्लो चार्ट की तरीके से ही प्रेजेंट करना है आंसर। नेक्स्ट एक्टिविटी है एनलिस्ट द क्लूज विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड। जिस क्लूज से हमको पता चलता है कि लेपर्ड वहां पे है, ऐसे कौन से क्लूज है, कौन से किस तरीके से हमको पता चल रहा है कि लेपर्ड वहां पे है। तो देखते हैं हम लोग किस स्टेटमेंट्स में है। व्हेन द ऑथर, ये देखो हमको इस तरीके से ही आंसर लिखना है, हमको पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट में से नहीं सेंटेंसेस उठा के लिखने हैं। देखो हम बताएंगे कि व्हेन द ऑथर वाज वॉकिंग थ्रू द जंगल ही हर्ड द अलार्म कॉल्स ऑफ द पेट्रिफाइड लंगूर्स। दिस शोड, अब ये लंगूर्स की आवाज से ऑथर को पता चला, दिस शोड दैट द प्रीडेटर यानी कोई जंगली जानवर वॉज समवेयर इन द विसिनिटी, नियर बाय, हमारे नजरों के सामने या हमारे आसपास है। He saw a fresh cat lying before him on the trail with a bluish purple flies hovering it. तो उसने और देखा कि भाई वो स्कैट, वो जो एनिमल का वेस्ट है वहां पे पड़ा हुआ था वो ट्रेल में उस रास्ते पे, और उसके ऊपर फ्लाइज मंडरा रही थी। तो इससे भी पता चलता है वो ऑथर को कि वहां पे एक कोई जंगली जानवर था, प्रेजेंस ऑफ अ लेपर्ड। The distant alarm call of four-horned antelope further confirmed the presence of the leopard. और four-horned antelope यानी डियर के जैसा एक एनिमल होता है, वो उसका भी जो आवाज थी, उसकी भी जो डर के वजह से आवाज निकल रही थी या अलार्म कॉल हो रहा था, ये कंफर्म करता है ये तीनों चीजें कि भाई वहां पे लेपर्ड का प्रेजेंस था। Next is activity 3. Complete. I was alone like a fox. The writer compares himself to a fox because, देखो फिर से रीजन लिखना है। रीजन हमको वहां पे एज इट इज उठा के स्टेटमेंट्स नहीं लिखने। राइटर क्योंकि हमको ये पैसेज कैसे समझ में आए ये हमको बताना है। ये राइटर कह रहा है कि उसको फॉक्स के, अलोन फॉक्स के जैसा लग रहा था। क्यों लग रहा था उसको ऐसे? राइटर अपने आप को कंपेयर कर रहा है फॉक्स के जैसा। रीजन है फॉक्सेस आर नोन टू ट्रेवल एंड हंट इन पैक्स, मतलब ग्रुप में उनको वो हंट करने जाते हैं फॉक्सेस। इसीलिए अलोन फॉक्स देयरफॉर हैज अ वेरी लेस चांस ऑफ सर्वाइवल। अगर कोई फॉक्स अकेला जाएगा तो उसको वो जिंदा नहीं बच पाएगा। सो व्हेन अ फॉक्स इज ट्रैवलिंग अलोन इट नीड्स टू बी अलर्ट। अगर वो अकेला जा रहा है तो उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ऑल द टाइम। सो इसके वजह से वो भी कह रहा है राइटर कि भाई जब मैं वहां से जा रहा था मुझे काफी अलर्ट रहना था क्योंकि मैं अकेला था। इट नीड्स टू फोकस ऑन द सिग्नल्स एंड द साउंड्स फ्रॉम वेयर द एनिमल्स आर एंड कॉन्स्टेंटली बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लो। तो यहाँ पे दिया गया है कि भाई उसको इस रीजन की वजह से वो राइटर को ऐसे लग रहा था कि वो एक फॉक्स के जैसा अलोन है और वो बहुत अलर्टली वहां से गुजर रहा था। एक्टिविटी 4. स्टेट whether what precautions you would take after finding yourself lost in a jungle. इसमें हमको ये बताना है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, हम अपने व्यूज अपने एक्सपीरियंसेस डाल के बता सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जस्ट सैंपल आंसर दिया हुआ है
जो कि कह रहा है कि हम लोग अगर जंगल में लॉस्ट हो जाते हैं तो हम सबसे पहले हमको अपने आप को सेव कर लेना चाहिए, किसी हाई प्लेस में जाके सिक्योर कर लेना चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स हम पे अटैक न कर सके इस वजह से। और अगर हमारे पास कुछ खाने की चीज़ें हैं तो उसको हमको ठीक से रखना चाहिए, कॉन्जर्व करके रखना चाहिए, सो दैट हम वहाँ पे अगर हमको काफ़ी देर तक रहना पड़े तो हम लोगों के पास खाने का सामान हो सके। ठीक है। और नेक्स्ट इज हम एक वेपन भी बना सकते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखे। सो दीज आर द आंसर्स, दिस इज द आंसर फॉर एक्टिविटी 4। दिस इज जस्ट अ सैम्पल आंसर, you can write it as whatever is your personal experience. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे हमको ये स्टेटमेंट है, द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन जंगल अबाउट प्रीडेटर्स। ये सबसे रिलायबल एनिमल होता है जो वाइल्ड एनिमल्स को स्पॉट कर सके। इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, ऑल्टरनेट्स ढूंढना है जो कि हमको एग्जैक्टली वो पॉजिटिव डिग्री में वो स्टेटमेंट बता सके। तो हम लोग लिखेंगे उसका आंसर, नो अदर नो अदर no other animal, actually it should be the statement A. No other animal in the jungle is as reliable as langur in finding the clues about predators in jungle. This answer is given wrongly. You have to go for the option A. Next we are coming to B. I camouflage the hide. I camouflage मैंने hide को camouflage किया. Choose the correct alternative that has simple present tense form. I camouflaged नहीं होगा, I camouflage the hide. बस इतना वो वाला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन द फॉलोइंग। अगेन देखो एक्टिविटी 6 में सिनोनिम्स, मीनिंग्स, ये सारे जो है ये हमको टेक्स्ट बुक के रेफरेंस से ही मिल सकते हैं। टू हाइड वन सेल्फ बाय कवरिंग अप विथ नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल, टू मिसलीड द एनिमल, ये पूरा स्टेटमेंट है। इसका एक वर्ड क्या है, तो द वर्ड इज camouflage. नेक्स्ट इज फिनिशिंग द वर्क, मीन्स रैपिंग अप। ये स्टेटमेंट, ये आपको एक्सट्रैक्ट में ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। मेकिंग वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, सिक्योर, टू सक्सेसफुली वॉक ओवर, ट्रेड। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर the statements or for the meaning given there. These words you will get it from the extract. You have to search it from the extract. Your own meanings or words won't be accepted. अब हम आ गए हैं 6th पैसेज पे, और ये पैसेज जो है ये लिया गया है 1.8 वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस इस प्रोज लेसन से, हमारे टेक्स्ट बुक के। तो ये पैसेज आपको पढ़ लेना है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस पैसेज की पहली एक्टिविटी है कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स। अधूरे स्टेटमेंट्स दिए उसको हमको कंप्लीट करने हैं। ये हम लोग एक्सट्रैक्ट से ढूंढ के लिख सकते हैं, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक्सट्रैक्ट में ये स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। पहला है द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT एज ही। अब डैश करके हमको आंसर इसी तरीके से लिखना है हमारे आंसर पेपर में, इसीलिए मेरा ये इंटेंशन था कि आप लोगों को आंसर्स कैसे लिखने हैं ये प्रेजेंटेशन आना चाहिए। लुक एट दिस, द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT एज ही डैश करके लिखो सिक्योर्ड अ गुड रैंक इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है द पुअर इंग्लिश ऑफ द राइटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। सो डैश के आगे आपको लिखना है मेकिंग हिम फील डिफिडेंट एंड डिप्रेस्ड। ठीक है, दिस यू विल गेट इट इन द एक्सट्रैक्ट, आपको एक्सट्रैक्ट में मिल जाएगा, आपको जो पैसेज एक्सट्रैक्ट यानी पैसेज जो दिया है उसमें मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी इज डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द राइटर व्हेन ही केम फ्रॉम सोलापुर। उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसे था ये हमको ओन वर्ड्स में लिखना है एंड वी कैन राइट इट वेरी वेल। आप पैसेज रीड करो, आपको समझ में आएगा कि द राइटर जो था ये मुंबई में अराइव किया था सोलापुर से। ही फेल्ट एलिनेटेड एंड लोनली, उसको काफी अकेला सा लगता था जब वो सोलापुर से मुंबई आया था। ही फेल्ट डिप्रेस्ड
एंड डिफिडेंट बिकॉज ऑफ हिज पुअर इंग्लिश। उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी इसलिए उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको काफ़ी डिप्रेशन आता था। ही डेवलप्ड एन inferiority कॉम्प्लेक्स एंड इवन कंसिडर्ड रनिंग बैक टू सोलापुर। उसको inferiority कॉम्प्लेक्स होती थी, उसको खुद के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आती थी और इसकी वजह से वो कई बार उसको ये सोचता था कि मैं वापस सोलापुर चला जाऊं। सो दिस इज द आंसर फॉर एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 3 क्या है? द इंसिडेंस ऑफ इंसल्ट बाय द सीनियर वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द राइटर एक्सप्लेन। अब जो राइटर के साथ इंसिडेंस हो चुका था, उसके सीनियर ने उसको जो मिसबिहेव किया था वो उसके लिए एक्चुअली ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो गया। किस तरीके से हुआ? क्योंकि देखो आंसर में क्या लिखना है। एट फर्स्ट व्हेन द राइटर सीनियर ridiculed him for being from vernacular medium he felt offended। वो अगर उसके वर्नैक्युलर यानी उसके मराठी मीडियम से आया है तो उसको काफ़ी ऑफेंडेड फील हुआ, इंसल्टिंग फील हुआ, उसको इंसल्टिंग फील कराया गया उसके सीनियर ने। He felt diffident and this incident was last straw। उसके बाद उसको एकदम आखिरी इंसल्ट उसको ऐसे लगा, उसको इंसल्टिंग फील हुआ राइटर को, लेकिन उसने उसको पॉजिटिवली लिया, उसने उसको ऐसे लिया कि अब ये बस बहुत हो चुका वाला जो एटीट्यूड होता है वैसे। ही लेजिट वांटेड टू गो बैक टू हिज होम टाउन। उसको डेफिनेटली वो चाहता था कि वो वापस चला जाए, बट हिज सेल्फ एस्टीम स्टॉप्ड हिम। उसके जो इनर फीलिंग्स थे उन्होंने उसको स्टॉप किया और वो रुक गया वहीं पे। ऑल ऑफ अ सडन उसमें एक स्ट्रेंथ की फीलिंग आई, डिटर्मिनेशन की फीलिंग आई और उसने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेगा। वो इतने छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि उसको इंग्लिश नहीं आती, ये सारे छोटे मोटे चीज़ों के लिए गिव अप नहीं करेगा। ही डिसाइडेड टू स्टे स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू फाइट बैक। अच्छे से रहेगा और फाइट बैक करेगा। एक्टिविटी 4, वी नीड टू पंच टू पुश अवर सेल्स फॉरवर्ड। शेयर योर एक्सपीरियंस। हमको कैसे रहना चाहिए? अपने आप को, अगर हम डिप्रेस हो रहे हैं तो खुद को पुश करके आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमको खुद को मोटिवेट करने के लिए बाकी लोग नहीं यूजफुल ठहरेंगे, हमको खुद को ही वो करना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो उसके बारे में आप अपने व्यूज लिख सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है और बहुत डिटेल्स में नहीं लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे एक सैम्पल आंसर इस तरीके से है कि वर्क हार्ड, परसेवरेंस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है, इसके वजह से हम लोग सक्सेस अटेंड कर सकते हैं। समटाइम्स हमारे पास नेगेटिव फीलिंग्स आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमको खुद को ही अपने लाइफ में अपने आप को पुश करना है आगे। I remember being ridiculed for a string of low scores in the inter-college cricket competition. So, the first year of the degree college. Next year, I vowed to come back stronger and was the highest in the tournament. तो इस तरीके से मुझे अगर काफ़ी इंसल्टिंग फील लगा था जब मैं कॉलेज में क्रिकेट कंपटीशन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया था, लेकिन अगले साल मैंने स्ट्रॉन्गर बन के काफ़ी हाई स्कोर्स टूर्नामेंट में अचीव किए थे। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप अपने आंसर्स को बना सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। Activity 5, do as directed. The first statement is, not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible. अब ये but word की वजह से ये statement है compound। देखते हैं हमको क्या करना है। Choose correct alternative to rewrite the sentence as a simple sentence। Simple sentence को में convert करना है। तो आई हैव के जगह पे आई हैड कन्वर्ट करेंगे, नॉट ओनली ड्रॉप कर देंगे हम लोग ये सब एडिशनल वर्ड्स, और मेन कंटेंट क्या है वो सेंटेंस का, उसको हम पिक करेंगे एडिशनल वर्ड्स को छोड़ के। आई हैड वेरी वीक वोकेबलरी, विथ वर्ड ऐड करके वर्ड के जगह पे विथ टेरिबल प्रोनाउंसिएशन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। I felt extremely humiliated. Whenever the question here asked is, choose the correct alternative to rewrite the sentence using the noun form of the underlined word. Underlined word है humiliated. इसका ओरिजिनल वर्ड होगा
ह्यूमिलिएट, और ह्यूमिलिएट को TION जब लगाएंगे तो वो बन जाएगा, वो वर्ड जो है वो बन जाएगा नाउन फॉर्म में. सो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम वर्ड्स मेनी ऑफ द टाइम्स इस तरीके से नाउन फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो हम लोग ये सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे, एक्सट्रीमली के जगह पे एक्सट्रीम वर्ड रखेंगे और उसके आगे लिखेंगे humiliation. So the answer will be I felt extreme humiliation. This will be the answer. Next is prepared a word register for the language. हमको word register बनाना है. word register मतलब जो भी word हमको दिया है वो word को पढ़ने के बाद हमको कौन से words हमारे थॉट प्रोसेस में आते हैं, हमको कौन से वर्ड सूझते हैं, लैंग्वेज किसके साथ कनेक्टेड है ये वर्ड. तो ये लैंग्वेज जो है ये स्पीच के साथ कनेक्टेड है, डायलेक्ट के साथ. तो जो भी वर्ड्स उस वर्ड के साथ कनेक्टेड आते हैं हमको वो लिखते जाना है. लैंग्वेज राइटिंग, स्पीकिंग इस तरीके से भी इसके साथ कनेक्टेड होता है. सो यू हैव टू राइट ऑल दोज वर्ड्स विच कम टू योर माइंड, जो आपके ध्यान में आते हैं वो वर्ड को पढ़ने के बाद you have to write that in word register. So with this we have completed the prose part of question bank and the solutions of it. You can refer to it anytime. You can also like, share and subscribe this video and support me. So thank you for watching this video. Meet you in the next video with the next part of the question bank. Thank you once again.